गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको नोट्स भेजा था डिसीजन ट्री से। डिसीजन ट्री का क्या, डिसीजन ट्री क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो डिसीजन ट्री क्या है? क्लासिफिकेशन टेक्निक है। जैसे क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन करने का एक टेक्निक है डिसीजन ट्री, जो कि हमें किसी डिसीजन को लेने में हेल्प करता है। डिसीजन ट्री बेसिकली होता क्या है? डिसीजन ट्री इज़ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज़ करना होता है या कैलकुलेट करना होता है बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। In other word, a decision tree is a graphic device of the decision making process. It's a graphical representation of various alternatives with various outcomes. Now I hope कि आपने नोट्स पढ़ा होगा, तो let's see decision tree by an example. वी हैव अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है एक ग्लास फैक्ट्री की, जो कि क्रिस्टल बनाता है, जो क्रिस्टल बनाने के में स्पेशलिस्ट है। तो वो क्या चाहता है कि उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने स्टॉक को बढ़ाना चाहता है। अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए स्टॉक को बढ़ाना चाहता है, तो अपने स्टॉक जो है, क्रिस्टल का स्टॉक बढ़ाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शंस हैं या 3 अल्टरनेटिव्स हैं, जिसके थ्रू वो स्टॉक को अपने इंक्रीज कर सकता है। जिसमें पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि वो क्या कर सकता है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हम किसी और कंपनी को कहें कि हमारे लिए आप क्रिस्टल बना दें, जिससे हम अपने स्टॉक को बढ़ा पाएँ। दूसरा जो है कोर्स ऑफ एक्शन, जो दूसरा काम वो कर सकते हैं, जो उनके पास चॉइस है, ओवर टाइम करने का है, कि वो ओवर टाइम कर लें और ओवर टाइम के थ्रू वो अपने क्रिस्टल स्टॉक को बढ़ा लें। तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन है कि कंस्ट्रक्ट न्यू साइट, मतलब एक नई फैसिलिटी ही डाल दें, नया कंस्ट्रक्शन यूनिट डाल दें और उसके थ्रू हम जो है अपने स्टॉक को बढ़ाएं। तो अब हमें देखना क्या है कि कौन सा इसमें से हम काम करें जिससे कि हमें हमारा स्टॉक भी बढ़े और रिस्क भी कम रहे। तो अब हमारे पास जो है ये जो स्टॉक बढ़ाने की प्रक्रिया है या स्टॉक जो बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है हमारे डिमांड्स पे, कि अगर डिमांड अच्छी होगी तब तो बढ़ाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं है। तो डिमांड की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिमांड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि अगर डिमांड लो है तो उसकी लो रहने की प्रोबेबिलिटी, मतलब डिमांड हो सकता है लो रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.10। मीडियम रहने की डिमांड है, मतलब प्रोबेबिलिटी है 0.50, और हाई डिमांड होने की प्रोबेबिलिटी है 0.40। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0.10 लो डिमांड हो सकती है, ठीक है, यानी 10% ऐसा चांस है कि वो डिमांड क्या हो? लो हो। 40% चांसेस ये हैं कि उसकी डिमांड हाई हो, अब सॉरी 50% चांसेस हैं कि मीडियम हो, और 40% हो कि हाई हो। तो कैसे जो है हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं या कैसे करते हैं? अब ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, पहला सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर हम ले रहे हैं तो हम देख सकते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन S1। तो S1 जो है, S1 में अगर डिमांड लो रहती है तो जो आउटकम है वो 10 मीन्स 1 लाख सपोज करो, ठीक है, $1,00,000 है। अगर मीडियम रहती है तो हम कोर्स ऑफ एक्शन 2 लेंगे, तो आउटकम में बी एक्सपेक्टेड $5,00,000 है या 50, हाई है तो भी 5 लाख या 50। इसी तरह से अगर कोर्स ऑफ एक्शन हम 2 लेते हैं, यानी हम ओवर टाइमिंग कराते हैं, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे? एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकते हैं कि लो डिमांड के कंडीशन में हमें घाटा हो सकता है। देखिए -20, यानी 2 लाख का घाटा हो सकता है, यानी हमारा घाटा हो सकता है माइनस में। मीडियम डिमांड के केस में 60 का एक्सपेक्टेड वैल्यू कम है, एक्सपेक्टेड जो है रिटर्न है 60 का है, और हाई डिमांड के केस में 100 का है, जब हम डिसीजन क्या ले रहे हैं? ओवर टाइमिंग का। इसी तरह से जब हम डिसीजन ले रहे हैं नई साइट बनाने का, यानी S3, तो S3 के केस में जब लो डिमांड है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निगेटिव में है, -150। अगर मीडियम है तो 20 है, अगर हाई डिमांड है तो 200 है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न है व्हेन यू आर टेकिंग कोर्स ऑफ एक्शन दिस विद द डिमांड दिस। तो फॉर द कंस्ट्रक्ट द ट्री हम लोग को क्या करना होता है? सबसे पहले एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यू निकालनी होती है।
तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी से ही कैलकुलेट होती है और सभी कोर्स ऑफ एक्शन का हम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्टेड यहीं पे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यू ऑफ S1 इक्वल टू विल टेक, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका डिमांड लेंगे, डिमांड की प्रोबेबिलिटी लेंगे, डिमांड की प्रोबेबिलिटी और फिर कोर्स ऑफ एक्शन S1 का। तो डिमांड की प्रोबेबिलिटी क्या है? डिमांड की प्रोबेबिलिटी, लो की प्रोबेबिलिटी है 0.10 और कोर्स ऑफ एक्शन S1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन केस ऑफ लो डिमांड 10, तो मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, प्लस इन केस ऑफ मीडियम डिमांड प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.50। expected return in case of medium demand, and you are taking S1 course of action, means you are subcontracting and demand is medium, then the outcome will be 50. So 0.50 multiply by 50, it means 0.50 multiply by 50, we have 50. And then same manner, the high probability is 0.40 and expected return is 50. Expected return is 50 in case of S1. Now let's calculate that. It will be 1 plus, this is 25 plus this is 20, and that will be 46. This is the expected monetary value of S1, that is equal to 46. That is equal to 46. In same case, let's calculate the expected monetary value for S2. That will be same जैसे हम कैलकुलेट किए थे। क्या है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू? कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ओवर टाइमिंग यानी S2 के लिए हम निकाल रहे हैं। S2 के लिए तो इट विल come from this particular outcome and it will be multiplied by the probability of low, medium and high. First we have 0.10, the probability of low 0.10, the expected outcome is minus 20, plus next medium probability is 0.50 multiplied by the expected return is 60, plus the high probability is 0.40 multiplied by the return S2 is equal to 100. It will be minus 2 plus 30 plus 40, and that is equal to 68. In the same manner, we will calculate the expected monitoring value of S3. That will be the same. The low probability is 0.10 multiplied by expected outcome, that is equal to minus 150, plus medium probability 0.50 multiplied by the expected return 20, plus high probability is 0.540 multiplied by the expected return, that is 200. Calculate करेंगे, minus 15 will be minus 15 plus 0.30, that is equal to 10, and that is equal to 80. Expected return in this case is 75. Then तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने कैलकुलेट किया तो जब आप कोर्स ऑफ एक्शन S1 लेंगे तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर कैलकुलेशन इज इक्वल टू 46। जब कोर्स ऑफ एक्शन से S2 लेंगे तो उसका 68, और जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू
S3 लेंगे तो उसका 75। तो जहाँ पे जो वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है उसी डिसीजन को सेलेक्ट करेंगे। तो इन दिस केस हमारे पास 46 है, 68 है और 75 है। तो बट नेचुरल है, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा प्रॉफिट किस पे आ रहा है, व्हेन यू आर टेकिंग द कोर्स ऑफ एक्शन S3 विच इज़ कंस्ट्रक्ट अ न्यू साइट। मतलब ये डिसीजन कह रहा है कि आपको नया साइट बनाना चाहिए अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए, वेदर द डिमांड इज लो, मीडियम और हाई। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री, कैसे हम डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं फॉर एग्जांपल क्या डिसीजन है हमारे पास, डिसीजन जो लेना है, डिसीजन हमको लेना है, डिसीजन लेने के पास हमारे पास 3 कोर्स ऑफ एक्शन है। 3 कोर्स ऑफ एक्शन कौन कौन से हैं, ये है, दूसरा डिसीजन है और ये हमारे पास तीसरा है, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, यानी ये कोर्स ऑफ एक्शन S1, कोर्स ऑफ एक्शन S2 एंड दिस इज कोर्स ऑफ एक्शन S3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं हमारे पास। कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, थोड़ी जगह कम है फिर भी हम लोग देख लेंगे डिसीजन ट्री के लिए। तो 3 कोर्स ऑफ एक्शन हमारे क्या क्या हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये आपका इन केस ऑफ लो है, ये मतलब ये S1 के लिए है, हमने कैलकुलेट किया है, देखिए S1 के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है 0.10 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से S1 का सेकेंड डिसीजन अगर मीडियम के केस में जो हम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.50 मल्टीप्लाई बाई 50 दैट इज इक्वल टू 25। एंड इन केस ऑफ हाई जब आप कैलकुलेट करते हैं S1 के लिए तो क्या आ रहा है 0.40 multiply by the demand is 50, expected return is 50, and this give us the expected return value is equal to 46. In the same manner, in second course of action we have 3 choices, 3 probabilities. First is you can say that the same as you calculated in the expected monetary value, 0.10 multiply by -20 that is equal to -2. Second, with a medium demand we have 0.50 multiply by 60 and it gives us 30. And in the same with the high demand is equal to 0.40 multiply by 100 and it gives us 40. And the expected return with course of action S2 is equal to 68. In the same manner we have here 3 course of action, 3 alternatives, not course of action. Course of action is third, but we have 3 demand types, means low demand type, high demand type. So with low demand type it is 0.10 multiplied by -150 which gives us -15, and with medium 0.50 multiplied by 20 which give us the value 10,
and with high demand 0.40 with 200 it gives the value 80 and overall expected outcome is 75. तो ये आपका डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया with 3 course of action: self contracting, second is overtiming, and third is a new site construction. The expected return value 75 is highest, so the S3 means construction of new site is right decision and it will be selected. So ये था आपका डिसीजन ट्री का एक एग्जाम्पल. अगर आपको लगता है कि समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आई कैन टेक अदर वन एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले सकते हैं. लेकिन ये इजी है और मैं इसके साथ साथ आपको 1-2 क्वेश्चन भेजूंगा जिसको आप इस तरह का टेबल आपको मैं भेजता हूँ जिसमें आप सेम कैलकुलेशन से आप जो है आप डिसीजन ट्री कंसल्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.